अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे जो आपसे सवालात किए जा सकते हैं। मुख्तलिफ सवालात हैं जो स्वीडिश एम्बेसी आप लोगों से कर सकती है। तो उसके लिए हम थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पे कि आप लोग क्या कह सकते हैं या किस तरह से जवाब दे सकते हैं। देखिए, नंबर 1 चीज़ है आपकी कॉन्फिडेंस। जो भी जवाब आप दें, चाहे बेशक आपने उसको इंटरनेट से निकाला हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कॉन्फिडेंटली बात करें। बहुत कॉन्फिडेंटली क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काउंट करता है, ठीक है? तो अब थोड़े से हम देख लेते हैं कि भई कौन-कौन से क्वेश्चन्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। टिल एग्ज़ाम्पल जैसे अगर वो पूछते हैं कि भई आपको स्वीडन में क्यों पढ़ना है? तो आप सिंपल ये कह सकते हैं कि भई स्वीडन जो है, वो और मुल्कों के हिसाब से उसका रिसर्च मेथड अच्छा है, वो सस्टेनेबल है और उसकी जो अ, एजुकेशन है वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। और मुझे जो कोर्सेज़ पढ़ने हैं, वो स्वीडन से अच्छे और कोई ऑफ़र नहीं कर रहा, कोई और कंट्री। आप ये कह सकते हैं। अगर वो टिल एग्ज़ाम्पल दूसरा पूछते हैं कि भई आप अच्छा अगर ऐसा ही है तो आप कनाडा और यूएसए या यूके क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि भई मेरे लिए बहुत अफ़ोर्डेबल है कि मैं स्वीडन जाऊँ। जो जो डिग्री मैं जो डिग्री मुझे चाहिए या जो कोर्सेज़ मुझे चाहिए, वो सबसे ज़्यादा बेहतर जो है वो स्वीडन ऑफ़र कर रहा है और मेरे लिए बहुत अफ़ोर्डेबल है। मैं एक बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन ले सकता हूँ कम पैसों मतलब अफ़ोर्डेबल प्राइस में। आप ये कह सकते हैं। अगर वो आपसे कहते हैं जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि भई आप स्वीडन के बारे में कुछ बताएँ। अगर आपने इतना रिसर्च किया है तो आप स्वीडन के बारे में कुछ बताएँ। तो आप ये बता सकते हैं उनको कि भई स्वीडन को अभी बेस्ट कंट्री का वोट मिला है गुड कंट्री इंडेक्स में, अभी हाल ही में। स्वीडन नेचुरली बहुत खूबसूरत है। स्वीडन के लोग बहुत अच्छे और हेल्पफुल हैं। स्वीडन का जो पढ़ाई का माहौल है, उसका जो एजुकेशन सिस्टम है, वो वन ऑफ द बेस्ट है जिसको खुद अमेरिकन और यूके एक्सपर्ट्स जो हैं उसकी तारीफ़ करते हैं। आप ये सब और थोड़ा-सा रिसर्च करेंगे गूगल पे तो और अच्छे-अच्छे फैक्ट्स आपको स्वीडन के बारे में मिल जाएँगे जो कि बहुत ही कारामद साबित हो सकते हैं आप लोगों को ना जवाब देने में। अच्छा जनरल क्वेश्चंस भी वो लोग कर सकते हैं ना कि अगर वो अगर वो पूछें कि भई अच्छा ये बताइए कि स्वीडन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? ये भी गूगल हो सकता है, आप आराम से उसको कर सकते हैं। वो हो सकता है आपसे स्वीडन के बारे में ये पूछें कि भई स्वीडन जो है वो उसका प्रेज़िडेंट कौन है? तो हमारा प्रेज़िडेंट तो उनको ये कहिएगा कि आपका तो प्रेज़िडेंट नहीं है, आपका तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है जिसमें आपका किंग होता है। किंग का नाम है कार्ल गुस्ताफसन और आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर का नाम स्टेफान लोवेन है। ठीक है? इसका आंसर आप ये दे सकते हैं क्योंकि यहाँ प्रेज़िडेंट नहीं है, यहाँ किंग है। सिम्बॉलिक ही है किंग ये एक्चुअली यूके की तरह नहीं है लेकिन सिम्बॉलिकली हमारे पास किंग है। बहुत से अदर चीज़ें अगर जैसे उनको ये हो कि भई अच्छा आप जा रहे हैं, आप एक मुल्क में जा रहे हैं, एक होता है, तो आप ज़रा ये बताइए कि उसके कोई टूरिज़्म के कोई आप स्पॉट्स बता सकते हैं। आप कह सकते हैं भई वहाँ के फॉरेस्ट बहुत खूबसूरत हैं, हाइकिंग प्लेसेस हैं। वहाँ लिसाबेरी है गौतमबर्ग में, जो कि एक थीम पार्क है। ये सब गूगल हो सकता है टूरिस्ट के वासा म्यूज़ियम है स्टॉकहोम्स में। जो वाइकिंग के टाइम का है, कासल्स हैं, जहाँ पे इंसान जाके जो है वो टाइम स्पेंड कर सकता है। तो आप ये सब चीज़ें बता सकते हैं। अम, हो सकता है वो आपसे जियोग्राफिकल कोई सवालात कर लें। वो आपसे पूछ लें कि भई ये बताइए कि स्वीडन के बॉर्डर कितने हैं? कौन-सी कंट्री से बॉर्डर लगते हैं? तो आप कह सकते हैं कि स्वीडन के 3 बॉर्डर हैं। नॉर्वे लगता है, फ़िनलैंड लगता है और डेनमार्क लगता है, अगर वो पूछे तो। अगर वो आपसे पूछें जियोग्राफिकली ही कि भई ये बताइए कि स्वीडन की प्रोविंसेस या स्टेट्स कितनी हैं? स्वीडन की 25 स्टेट्स होती हैं, उनमें से आप 2-3 बता दें, स्टॉकहोम बता दें, गौतमबर्ग बता दें और जो है
वेस्टा गौथलान बता दें। वेस्टा गौथलान इसलिए अच्छा है कि गौतमबुद्ध भी उसी में आ जाता है और बहुत बड़ा प्रोविंस है एक तरह से। इस आप ये सब चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, थोड़ा-सा आप लोगों को तैयारी करके जानी पड़ेगी, बस। अच्छा, अगर वो आपसे पूछते हैं, "भई आपको स्वीडन के बारे में कैसे पता चला?" आप कहें, "भई हम तो इंटरनेट की वर्ल्ड में रहते हैं और हर चीज़ अब इंटरनेट पे मौजूद है। मैंने जब गूगल कर रहा था कि मुझे कहाँ पढ़ना चाहिए, तो स्वीडन बेस्ट लगा मुझे।" अब वो पूछेंगे, "भई आप कहाँ रहेंगे स्वीडन में?" आप कह दीजिए, "भई मैं अपनी यूनिवर्सिटी के करीब रहूँगा, ताकि मेरे लिए ईज़ी रहे।" और कौन पे करेगा आपके लिए? आपकी कॉस्ट लिविंग कॉस्ट आप खुद पे करेंगे ऑब्वियसली। आप यही कहेंगे उनको कि भई मैं खुद ही उसके लिए बेयर करूँगा। क्या आपने अगर वो आपसे कभी पूछें कि आपने भई किसी कंसल्टेंट की हेल्प ली है, तो आप कह दीजिएगा नहीं, मैंने खुद ही अप्लाई किया। मैंने खुद रिसर्च किया, मैंने खुद अप्लाई किया। हो सकता है वो आपसे थोड़ा आपके पुरानी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पूछें। वो कहें आपसे कि भई आपने बैचलर्स कहाँ से किया है? अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपकी कहाँ की है? कब की है? कब आपने कंप्लीट किया है? तो आप वो बता सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि भई हो सकता है वो ये भी पूछें कि आप क्या करते रहे हैं अपनी बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप क्या करते रहे हैं? तो आप कह सकते हैं भई मैं एक मैंने जॉब करी है। मैंने इतने साल या इतने इतने महीने या इतने साल मैंने जॉबें करी हैं। आप ये कह सकते हैं। अच्छा, वो एजुकेशन की ही बात हो रही है, तो हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ लें कि आपकी जो प्रीवियस अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, जो प्रीवियस एजुकेशन है, वो किस तरह से आपकी इस नई प्रोग्राम जिसमें आप जा रहे हैं, रेलेवेंट है? किस तरह से वो ये किस तरह से मतलब रेलेवेंट है आपकी ना अभी की? तो आप उसके लिए थोड़ा-सा रिसर्च कर लीजिए। हमेशा कोई ना कोई रेलेवेंट निकल ही आती है, कोई ऐसी चीज़ आप कहिएगा कि भई मैंने अपनी उसमें अपनी पुरानी डिग्री में कोई ऐसा कोर्स किया था जिससे मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ था इस वाले सब्जेक्ट में, तो मैंने सोचा कि ये इसको थोड़ा-सा और ब्रॉडली पढ़ना चाहिए, तो फिर मैंने जो है ये वाला सब्जेक्ट चूज़ किया। आप ये भी कह सकते हैं आपसे कि आप अच्छा अगर आपने इतना रिसर्च किया है तो आप ज़रा कोई फ़ेमस स्वीडिश रिसर्चर्स के नाम बता सकते हैं अपनी फ़ील्ड में, तो प्लीज़ थोड़ा-सा तैयारी कर लीजिएगा। आपकी जो भी फ़ील्ड है, आईटी है, साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, हेल्थ रिसर्च है, पब्लिक हेल्थ है, उसमें जो फ़ेमस रिसर्चर्स हों, स्वीडिश रिसर्चर्स उन वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे। आप 1-2 नाम आप लिख लीजिएगा और अगर आपकी यूनिवर्सिटी के कोई मिल जाते हैं, कोई पॉपुलर कोई ऐसा रिसर्चर जो बहुत ही फ़ेमस हो, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये थोड़ा-सा आप रिसर्च कर सकते हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं आपको फ़ायदा क्या होगा इसका? ये जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं। ये सब आप मेरे ख़्याल से आप लोगों को ये पहले आपको पता लिख चुके हैं आप कि आप लोग को क्या कौन-कौन से स्किल्स और नॉलेज आप इससे गेन कर सकते हैं या आपका कोर्स आपको क्या फ़ायदे दे सकता है, आप वही चीज़ उनको जाके बोल सकते हैं इंटरव्यू में। उसमें कोई इतना मसला नहीं है। वो फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भई आप स्वीडिश में पढ़ रहे हैं या आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, तो आप यही कहेंगे कि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सिर्फ़ हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपका हो सकता है वो आपसे आपके रिज़ल्ट पूछ लें कि आपकी जो है वो बैचलर्स डिग्री में क्या स्कोर थे या आपके जो है आइल्स में क्या स्कोर थे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर होके जाइएगा, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, अच्छा आपको ये बताइए यूनिवर्सिटी के बारे में कैसे पता चला? तो उसका आंसर भी वही है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। जब मैं रिसर्च कर रहे थे कि हमें कौन-सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है मेरे सब्जेक्ट के लिए जो मुझे पढ़ना है, तो मुझे स्वीडन ये वाली यूनिवर्सिटी बेस्ट लगी। थोड़ी रिसर्च करी, बस सिंपल-सिंपल आंसर्स हैं इनके। अब वो फिर आप हो सकता है आपसे एड्रेस पूछ लें उस यूनिवर्सिटी का कि भई कौन-सी जगह पे लोकेटेड है, तो अपना एड्रेस समझ के जाइएगा, उसकी प्रोनाउंसिएशन समझ के जाइएगा। सबसे आसान है, गूगल पे डालिए ट्रांसलेशन पे उसको ऑन कीजिए, सुनिए उसके क्या प्रोनाउंसिएशन है और उसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा कि वो क्या है। उसके बाद आप वो ये भी कह सकते हैं कि भई अच्छा ज़रा करीब-करीब के शहर बता दीजिए, तो वो भी गूगल हो सकता है।
जैसे अगर फ़र्ज़ करें कोई यंग शॉपिंग जा रहा है, तो करीब का बोरोस है, लिमारेड है, त्रानमो है, गौतमबर्ग है, ये सब करीब-करीब हैं, ठीक है ना? ये सब अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है ये सारी इन्फॉर्मेशन। अब वो हो सकता है आपसे पूछे कि अगर आप थोड़ा-सा अपने सिटी जहाँ पे आप पढ़ने जा रहे हैं, उस सिटी के बारे में बता दें। तो आप हल्की-फुल्की सी कोई थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि भई ये इस म्युनिसिपल में आता है, ये इस कम्यून में आता है, इसकी इतनी पॉपुलेशन है और इसकी ये यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी का ये रैंक है। बस थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। टू द पॉइंट, पॉपुलेशन कितनी है, यूनिवर्सिटी कहाँ है और भई ये कौन-सी म्युनिसिपल में आती है, बस। इससे ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा डीप में जाएँगे उतना ज़्यादा मसला हो जाएगा, तो बस टू द पॉइंट रखिएगा उसको। अगर वो आपसे पूछे कि भई आप अपनी कंट्री में भी तो पढ़ सकते थे ये कोर्स, क्या आपकी कंट्री में ये नहीं है? और अगर है तो आपने कंट्री में क्यों नहीं पढ़ा? आपने यही कहना है कि ये जो कोर्सेज़ आपने लिए हैं, वो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए आपने अब्रॉड जाना मुनासिब समझा। जो स्किल्स और जो कोर्सेज़ आपको पढ़ने थे, वो आपकी कंट्री में अवेलेबल नहीं थे। आपने यही बोलना है। फिर वो आपसे फ्यूचर प्लान पूछेंगे कि भई आपने कंप्लीट करने के बाद क्या करना है? अपना एक रेलेवेंट फ्यूचर प्लान दिमाग में सोच के जाइएगा, जो मेक सेंस करे, ठीक है? आपने उनको ये बता दिया है कि आपको क्या फ़ायदा होगा, कौन से स्किल्स होंगे, तो उसके हिसाब से आप सोच के जाइएगा कि आपने फ्यूचर में इस डिग्री का क्या करना है। आप किस तरह यूटिलाइज़ करेंगे? इसका एक सिंपल आंसर ये हो सकता है कि आपकी जो डिग्री है, जो आप ले रहे हैं मास्टर्स डिग्री, आप उसमें ये देख लें कि आप वो डिग्री कौन-कौन से प्रोफ़ेशंस में यूज़ कर सकते हैं। वो गूगल पे आप देख सकते हैं कि वो डिग्री कौन-कौन से कौन-कौन से प्रोफ़ेशन में यूज़ हो सकती है। आप कोई अपने मतलब का प्रोफ़ेशन चूज़ करके आप कह सकते हैं कि भई मैं इस प्रोफ़ेशन में जाना चाहता हूँ, इस डिग्री के बाद। ये सिंपल आंसर है। इससे ना कम ना ज़्यादा, थोड़ा बहुत। अच्छा, वो ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप अपनी डिग्री अपनी होम कंट्री में यूज़ करेंगे? तो आपका आंसर हाँ ही होना चाहिए कि ये बिल्कुल मैं चाहूँगा कि मैं चाहूँगी कि मैं जो नॉलेज और स्किल्स मैं सीख रही हूँ, जो मुझे मौका मिला है, उसको मैं डेफ़िनिटली अपनी कंट्री की वेल-बीइंग के लिए यूज़ करूँ। ये बहुत अच्छी बात होती है कि उनको ये पता हो कि आप अपनी कंट्री से मुख़लिस हैं। आप अपनी कंट्री के लिए काम करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, किसी भी मुल्क के लिए। अच्छा, आगे जाके हो सकता है वो आपसे आगे ये पूछ लें कि भई आप स्वीडन में ही रहेंगे अपनी कंप्लीट करने के बाद या आप जो है अपनी कंट्री में आएँगे? आप कहें मेरा पहला प्रायोरिटी मेरी कंट्री है। पहली प्रायोरिटी मेरी यही है कि मैं अपनी कंट्री में वापस आऊँ और अपने कंट्री की वेल-बीइंग के लिए मैं कुछ कर सकूँ, अपने स्किल्स के लिए मैं कुछ कर सकूँ। ये आपका आंसर होना चाहिए। अच्छा, फिर वो कहें कि भई क्या आपने हो सकता है आपकी कोई हिस्ट्री वो पूछें कि आपने स्वीडन के लिए एम्बेसी में पहले कभी अप्लाई किया है, विज़िट के लिए अप्लाई किया है, शेंजन के लिए अप्लाई किया है, तो आप कह दीजिएगा नहीं। शेंजन के लिए अगर अप्लाई किया है अगर आपने किया है और अगर उसको 5-10 साल नहीं हुए हैं, तो प्लीज़ आप कह दीजिएगा कि हाँ, किया था, ठीक है? झूठ नहीं बोलना है, इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलना है बिल्कुल भी। अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपके कोई रिश्तेदार हैं स्वीडन में देखिए, अगर आपके सगा भाई, खून से सगा भाई, सगी बहन, अब्बू और अम्मी, अगर ये रिलेशन रहते हैं स्वीडन में, तो ही बताइएगा। मेरे चाचा, मामू, ताया डज़न्ट काउंट एज़ अ रिलेटिव, ओके? ब्लड रिलेशन का सिर्फ़ केयर होती है। यहाँ पे और रिलेटिव्स काउंट नहीं करते। सबकी अपनी इंडिविजुअल लाइफ़ होती है। अगर सिर्फ़ आपका सगा भाई है, तो बोलिएगा है। सगी बहन है, तो बोलिएगा है। वरना मत बोलिएगा कि है। बस, ये याद रखिएगा। आप अपनी छुट्टियों में क्या करेंगे जो सेमेस्टर में बीच में छुट्टियाँ आएँगी? आप बस कह दीजिएगा, भई मैं ट्रैवल करूँगा। बस, हल्का-फुल्का, टू द पॉइंट। अगर वो पूछें कि भई आप क्या प्लान कर रहे हैं स्वीडन में काम करने का? आप कहिएगा नहीं मेरी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, ठीक है? आप यही कहिएगा।
अगर वो आपसे पूछें कि अच्छा अंदाज़न आप कितने पैसे कमा लेंगे ये डिग्री के बाद, तो आप वो भी गूगल कर सकते हैं कि आप जिस प्रोफ़ेशन में जाना चाहते हैं, वो एवरेज कितनी इनकम उनकी मंथली होती है, सही है? तो आप ये गूगल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। फिर वो पूछें आपकी स्टडीज़ को कौन अफ़ोर्ड करेगा, कौन स कहाँ से फंड आएँगे? तो आप कहेंगे मैं खुद ही अफ़ोर्ड करूँगा, मैं खुद ही करूँगा। अब बहुत से लोग इसमें कन्फ्यूज़ होंगे कि अगर वो पूछें कि भई आपका कोई स्पॉन्सर कर रहा है, आप प्लीज़ सिर्फ़ इस क्वेश्चन के लिए नहीं, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आप डबल माइंडेड हैं कि आपको समझ में नहीं आया, आप उनसे पूछ सकते हैं कि कि आपका क्या मतलब है इससे? आप मुझे दोबारा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं? आप किसी भी क्वेश्चन को ये कह सकते हैं ताकि आपका आंसर जो है वो क्लियर और टू द पॉइंट हो, उनकी समझ में आ जाए, ठीक है? स्पॉन्सरिंग आप अगर वो पूछें आपका कोई स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर बेसिकली या तो कोई कंपनी होगी या कोई आप हो सक बहुत सी कंपनी स्पॉन्सर करती हैं, अपने एम्प्लॉइज़ को कि वो जाके स्टडी करें, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर वो बहुत से ऐसे जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं जो होते हैं, ये स्पॉन्सर्स होते हैं, ठीक है? ये स्पॉन्सर्स होते हैं। आपके वालिद और वालिदा आपके स्पॉन्सर्स नहीं होते, वो सिर्फ़ आपकी फैमिली होते हैं, सही है? वो स्पॉन्सरिंग में नहीं आते। तो आप कहेंगे कि नहीं, मेरे कोई स्पॉन्सर नहीं है। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं, बोले अगर आप उस पे ये कहते हैं कि नहीं भई, मेरे वालिद हैं, अगर आप छोटे हैं या आपकी अभी कोई प्रोफ़ेशनल लाइफ़ नहीं थी, तो आप कह सकते हैं भई मेरे वालिद हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे या वो मुझे स्पॉन्सर करेंगे या वो मेरे लिए पे करेंगे। फिर वो आपसे पूछ सकते हैं भई आपके वालिद क्या करते हैं? तो फिर आप अपने वालिद की जो है बता सकते हैं कि भई मेरे वालिद यहाँ-यहाँ काम करते थे या उनकी कंपनी थी या उनका बिज़नेस था या वो व्हाटएवर इट इज़ दैट यू वांट टू से जिससे पता चले कि हाँ, भई आपके वालिद अफ़ोर्ड कर सकते हैं। बस यही चीज़। अब ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स थे जो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल हुए हों और बेस्ट ऑफ लक अगर आप लोगों का जो है बेस्ट ऑफ लक अगर आप लोगों को इंटरव्यू ना ही आए तो अच्छा है, ऐसे ही अल्लाह पाक लगा दे आप सबका। लेकिन जिनको भाइयों को या बहनों को इंटरव्यू आ जाए, तो वो उनके लिए ये एक गाइडलाइन कोशिश हमने की है गाइडलाइन देने की, तो होपफुली इट विल हेल्प। मुझको, मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।